माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं यार। मन लगा अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, फटाफट कमेंट्स में बताना कि यस मैम हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज अपना दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर आज वन शॉट में कवर करने वाले हैं। बहुत समय जा चुका है, समय नजदीक एग्जाम का आ रहा है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम इधर उधर करके टाइम को पास करें। ऐसा नहीं है बेटा, समय को यूज करना बहुत जरूरी है और समय की डिमांड को देखते हुए हमने ये तय किया कि अब हमें वन शॉट ही कर लेने चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देंगे उससे ज्यादा हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्वेश्चन ही आना है। सो फाइनली शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी टॉपिक पर। वैद्युत रसायन ये क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। 11th क्लास की जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है उसको थोड़ा सा कवर करना होगा, वहां से उसको समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। ओके डन। चलिए तो वैद्युत रसायन में आज हम लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, इसके 4 स्तंभ हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्वतः प्रवाह यानी गैल्वेनिक मॉड्यूल में फर्स्ट ये पढ़ेंगे, सेकंड में प्रतिरोध और अभिविराम चालकता और कोलरॉस नियम क्या होता है, देन वैद्युत रसायन वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और लास्ट में बैटरियां हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए तो यहाँ पर पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप बच्चे यदि यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज आप यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का सॉल्यूशन आपको चाहिए स्टडी से रिलेटेड, यू कनेक्ट विथ मी। और भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैम मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझसे स्टार्ट नहीं हो रहा, होता है ना कि हम हर किसी बात को कैसे कहें, कोई समझे और कोई ना भी समझे, तो यहाँ पर वही स्थिति है। तो बच्चों आपके साथ मैम एज ए मदर, एज ए बड़ी सिस्टर हमेशा साथ खड़ी है। प्लीज आप सब बच्चे यहाँ पर जुड़िए। यहाँ पर पीडीएफ अगर आपको क्लास का चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली यहाँ रिप्लाई करूंगा। ओके चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी जाके आप जो विश्वास मुझ पे दिखा रहे हैं उस विश्वास के साथ ही मैं आगे बढ़ी हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी कि यस हम करेंगे। आज हम शुरू किए हैं, कल ये कारवां बड़ा होता चला जाएगा, राइट? तो जल्दी से फटाफट सब बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे। देन अब बढ़ जाते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक शुरू होता है वो क्या है। सबसे पहले आप बात करेंगे तो यहां पर वैद्युत रसायन की बात होती है। वैद्युत रसायन, अगर आप वैद्युत रसायन की बात करते हैं तो वैद्युत रसायन में बच्चों वैद्युत और रसायन, जब धारा का प्रवाह होता है तो क्या होता है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा 2 तरीके से होती है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में। समझ रहे हैं मेरी बात को? रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जा रही है। इस चेंज को जब पढ़ा जाता है तो उसे ही हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलोगे तो वैद्युत अपघटनी सेल, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलोगे तो वैद्युत अपघटनी सेल, सॉरी वैद्युत रासायनिक सेल। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर सिंपल ही बताया गया है, साफ साफ लिखा गया भी है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एनर्जी चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सबसे पहले रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल की हम यहां बात कर रहे हैं, है ना, जिसे आप गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, जिसे आप
वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। वोल्टीय सेल नाम क्यों पड़ा? वोल्टेज नाम का जो वैज्ञानिक था उसने ये दिया था, तो उसके नाम से वोल्टीय सेल पड़ा। चलो, तो यहां पर बच्चों आपको ये दो पात्र दिखाई दे रहे हैं। तो रासायनिक ऊर्जा वाला जो पात्र, रासायनिक सेल की जब बात करते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा चेंज है। हल्का सा अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास में दो पात्र होंगे, सिंगल पात्र नहीं है, एक नहीं है, दो है। ठीक है, तो दो पात्र जब आप बात करेंगे तो यहां पर एक के अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन है उसी के अंदर एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड है। ZnSO4 का सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? मैं यहां पर अब दिस इज ZnSO4, ठीक है, और यहां पर CuSO4। ZnSO4 जो है उसमें Zn की छड़ है और CuSO4 के सॉल्यूशन में Cu की छड़ है। ध्यान दीजिए, यानी जो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैसा है बेटा? कैसा है? ये छड़ कैसी है? कॉपर की छड़ है। ठीक, इन दोनों पात्रों को एक U आकार की नली से जोड़ा गया है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज में KNO3 एक उदासीन सॉल्यूशन भरा जाता है एगर अगर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक तो परिपथ को पूर्ण करता है और एक क्या करता है? ये क्या क्या काम करता है बच्चों? ये सॉल्ट ब्रिज जो है ये परिपथ पूर्ण करता है, परिपथ पूर्ण करता है और क्या करता है? सॉल्यूशन को, विलयन को उदासीन बना देता है। कौन काम करता है? ये सॉल्ट ब्रिज काम करता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस मैम आ गई। तो यहां तक तो ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से क्या होगा? जिंक और कॉपर दो छड़ें दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है बात, नहीं बताते हैं लोग, कि यहां पर जिंक और कॉपर में से जिंक ही इलेक्ट्रॉन दान क्यों करता है, कॉपर क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है, दान दोनों कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ, वो वाला नियम यहां लागू होता है। यहां ये बात है कि कॉपर और जिंक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दान करने की जो क्षमताएं होती है, जैसे कि मैं हूं और आप हैं, दोनों खड़े हैं, दोनों दान कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा दान कर सकते हैं और आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो आप पहले करेंगे, मैं बाद में करूंगी। तो यहां पर यही है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन दान करने की जो क्षमता है, दान करने की जो क्षमता है ना, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की जो क्षमता है ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहले करेगा, पावर ज्यादा है, तो यहां पर इसके पास ऑप्शन नहीं रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, जो दान करता है वो ऑक्सीकरण, और ये अपचयन, इसके ऊपर अपचयन होगा। दान करने वाला ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण, दूसरों का अपचयन। अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हुआ? स्वयं का ऑक्सीकरण, दूसरों का अपचयन, अपचायक, और ये ऑक्सीकारक, दूसरों का ऑक्सीकरण, स्वयं का अपचयन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? यहां पर साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट जिंक इलेक्ट्रोड, करंट डायरेक्शन क्या होगी? इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दान किया, इलेक्ट्रॉन यहां से चलता 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 इस तरफ आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाएंगे और ये छड़ धीरे धीरे पतली होना शुरू हो जाएगी। इसे हम एनोड पंख भी कहते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके ऊपर ये पतला होता चला जाएगा तो इसके ऊपर एनोड पंख भी कहा जा सकता है। चलो, यस मैम। अब यहां पर ये मोटी होती चली जाएगी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठा होते चले जाएंगे। सबको समझ में आ गई, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड, और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। क्लियर है बेटा? कैथोड पर क्या होता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण करता है, धातु में बदल जाता है, और ये दान करके आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव आईयूपीएससी के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव क्या मतलब हुआ? जिसका अपचयन होता है उसके पास अपचयन विभव है, वो एक्चुअली ऑक्सीकारक है। सही बात है, समझ आ रही होगी। तो अपचयन विभव मतलब ऑक्सीकारक, ठीक है, वही मानक अपचयन विभव है। समझ आ गई? अतः डेल जी माइनस एन एफ ई नॉट स्वतः परिवर्तन के लिए ई नॉट धनात्मक होना चाहिए, जिसका मान सेल विभव का मान अपचयन विभव का मान धनात्मक होगा। क्लियर? तो वो ऑक्सीकारक होगा। चले आइए, ये रहे कीवर्ड्स। कि ऋणात्मक का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अपचयक है। इस सीरीज में वैल्यू को ध्यान से देखो, इसने उल्टा लिखा है। जनरली अगर आप बुक में देखोगे तो ऊपर वैल्यू नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, बीच में हाइड्रोजन है, लिथियम से शुरू होता है ऑरम पे खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव का यानी प्रबल अपचयक है। इसका मान, जब मान ऋणात्मक होगा प्रबल अपचयक होगा। उच्चतम मानक विभव F2 प्रबल ऑक्सीकारक है। चले, ध्यान में आ गया? ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका विभव का मान जितना ज्यादा प्लस में होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीकारक होगा, जिसका मान जितना माइनस में होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। बच्चों ध्यान से ये बात ध्यान रखो, जिसके वैल्यू यहां प्रबल अपचायक होंगे। कोई कहे दुर्बल अपचायक, तो ये दुर्बल अपचायक नीचे, इन्हें प्रबल ऑक्सीकारक कह सकते हैं आप। इतना गंदा क्यों लिख रही हूं भाई मैं? मेरी हैंडराइटिंग खराब हो गई। दुर्बल ऑक्सीकारक अपचायक नीचे होंगे वो, इन्हें हम प्रबल ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं। ठीक है? यस मैम, क्लियर है? बिल्कुल है। चलो, और हाइड्रोजन एक मानक है जिसका मान 0 होता है, तो इसी को रेफरेंस मानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पर नेंसर्ट एक वैज्ञानिक आया जिसमें सेल का जो भी कोई भी सेल हो उसके विभव और उसके जो कंसंट्रेशन है उनमें संबंध बताया गया, विभव और सांद्रता में संबंध बताया गया, संबंध बताया गया। तो विभव और सांद्रता में जब संबंध बताया गया तो उसे एक समीकरण से व्यक्त किया जिसे हम नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेंसर्ट समीकरण आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। देखो जल्दी से, मैग्नीशियम की वैल्यू इतनी है माइनस में और ये प्लस में है, 298 केल्विन पर ई सेल का मान क्या होगा? सब बच्चों को पता है। अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लगाए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड। अब देखो बच्चों, अगर आप इसको प्लस और माइनस देख रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है ये एनोड है और ये कैथोड है। लिख दो वैल्यू, अंतर आएगा वो यहां आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चों को? यस मैम। चले जल्दी बताओ, कैथोड की वैल्यू 0.34 होगी,
माइनस माइनस में 0, 2.37 माइनस माइनस प्लस जुड़ गया, हो गया आंसर। 3 धातुएं जिनका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव है ना, चाहे वो प्रबल हो या दुर्बल हो, अपचयन विभव बोल रहा है और कह रहा है वैल्यूज दी गई हैं। प्रबल अपचयन विभव कौन सा होगा, अभी बताया था। प्रबल अपचायक है, दुर्बल अपचायक है, दुर्बल, हाँ सही है। प्रबल अपचायक मतलब ऑक्सीकरण विभव, दुर्बल अपचायक मतलब अपचयन विभव। ठीक है, अब प्रबल अपचयन विभव में सबसे ज्यादा प्रबलतम कौन सा हुआ, नीचे तो दुर्बल है अपचयन, ऊपर सबसे ज्यादा है ना, हाँ या ना, प्रबल अपचयन हो रहा, प्रबल विभव का मान ऊपर ही है, नीचे तो दुर्बल है, सबसे ज्यादा कौन है, सही क्रम अपचायक क्षमता किसकी होगी, ऑप्शन बी, सी और ए। सीरीज याद रखो बेटा, इधर प्लस में है वैल्यू, इधर माइनस में, ये प्रबल विभव है, ये दुर्बल विभव है, प्रबल अपचयन विभव, अपचयन करने वाला दूसरों का अपचयन कर रहा है, स्वयं का ऑक्सीकरण कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। चलो अगला देखो, गैल्वेनिक सेल की स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए कौन सी स्थिति सत्य है, गैल्वेनिक सेल की स्वतः परिवर्तित, स्वतः परिवर्तन कब होगा, जब डेल जी का मान 0 से कम यानी नेगेटिव होगा। था कि नहीं, स्वतः होगा, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा। किस बटन सेल अभिक्रिया में दिया गया कंपाउंड एनोड पर क्या होता है, जब भी आप एनोड की बात करते हैं, मैं पढ़ा कर आई हूं, एनोड पर रासायनिक सेल में हमेशा ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि वहां प्रबलतम जो सक्रिय धातु होती है वही होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, इलेक्ट्रॉन का दान ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण जिंक का ही होगा, हाँ या ना, यस मैम। अब आता है अगला टॉपिक, चालकता के प्रकार। चालकताएं क्या होती है, कुछ दुर्बल चालक होते हैं, कुछ प्रबल चालक होते हैं, होते कि नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालकता, बेटा इसमें आयन है, इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें आयन है, ध्यान से सुनो। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में, भाई तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम सब इलेक्ट्रॉन्स ही हो, तुम्हें कोई भी कह दे तुमने ये तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम्हें गुस्सा आता है, आता ही नहीं आता है, तो यहां पर ताप बढ़ने से चालकता क्या होगी, वो एक दूसरे से भिड़ने लगेंगे। भाई पहली बार ऐसा देखा गया कि जितने भी जनजीज है, सब यूथ आज सड़कों पे आ गए, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी देश नहीं सुन रहा है, फिर भी जनता इतनी दुखी होने के बाद भी सरकार को कुछ नहीं पड़ी है। पर मैं कह रही हूं कि भाई बड़ा अच्छा लगा, फाइनली जो बड़े बड़े जिनको मीडिया कवर करती है जिन चीजों को, जिन एजुकेटर्स को, हम तो अब छोटे मोटे लोग क्या ही कहने, लेकिन जैसे अभिनव सर हो गए है ना, तो अलग पांडे सर, आज अभिनव सर तो बहुत, मैं उनको मैं क्या बोलूं, मैं सर का दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। आई एम रियली रियली कि आप जैसे टीचर्स की जरूरत है इस देश को, इतना खुलकर सामने आना मैं बता नहीं सकती हूँ। एज ए लेडी टीचर मैं बहुत, मतलब मैं आपका इतना, मैं यूं कहूं कि इतना मेरे को लग रहा है कि सच में ऐसे टीचर्स होने चाहिए
जिनको ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मुझ पे कोई ईडी सीबीआई की जांच पड़ जाएगी, ये वो कुछ नहीं, बस उन्हें हक चाहिए, चाहे एसएससी का एग्जाम को लेकर हो जाओ, चाहे आज नीट का पेपर लेकर हो जाओ। जबकि हम देख रहे हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं जो बहुत बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि नीट का पेपर हम कराते हैं, हमारे यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, है ना, तो आप सब समझ ही रहे होंगे। तो वो वहां पर देखो, वो लोग आज आकर के ये तक कहने के लिए इतने काबिल नहीं बचे हैं हम कि वो आकर बच्चों के लिए खड़े हो जाएं। और फाइनली मैंने देखा कि अलग सर आए हैं, आज उन्होंने बोला है, सर थैंक यू सो मच कि आपने बच्चों के लिए इतना आज आकर के बोले, आज खड़े हुए, आई एम रियली थैंक यू सो मच। और अभिनव सर को तो क्या ही कहें, उनको थैंक यू शब्द बहुत छोटा है सर आपके लिए, तो बहुत बहुत आपने मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऐसे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम में वो पावर है कि हम हमारे बच्चों के लिए खड़े हो सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए चेंज कर सकते हैं। हमें सिस्टम बदलना होगा। एक शिक्षा मंत्री को बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम को बदलने के लिए पूरे जितने भी ये बड़ी लाइन है, जितने भी इस पूरी मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, उस सबको तोड़ना होगा, पूरे सिस्टम को सही करना होगा, तब जाके एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सारे बच्चों से भी मेरा यही कहना है, बेटा बहुत जरूरी है आप सजग हो जाइए। मैं पढ़ा दूंगी, आप पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, कहां से डॉक्टर बनेंगे? सो पहले नींव तो मजबूत करो बच्चों की, जहां वो एग्जाम देने जाएगा वो तो सही करो, वहां तो करप्शन हटाइए। सो हर टीचर को आगे आना चाहिए। मैं कह रही हूं हर टीचर को, जितने भी नीट जेई को पढ़ा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स हैं, प्लीज आप लोग आइए। आपकी बात को सुनेगी सरकार, नहीं आपकी बात को नहीं नेग्लेक्ट कर सकती है, प्लीज। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जेनजीज के लिए, बच्चों के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। आज बिना उनको इतना मारा गया है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मतलब क्या ही कहें इस देश में। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आप लोग के बच्चों, तो यहाँ पर आपको जैसे ही थोड़ा बहुत पावर दिया जाता है तो आप इधर उधर हो जाते हैं, तो चालकता घट जाती है। वैसे ही वेद अपघटनी चालकता की बात करूं तो यहाँ पर आयन है, आयन फ्री होते हैं, आप जितना ताप दोगे और फ्री होकर के क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे, तो यहाँ चालकता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर निर्भर करता है और ये आयनों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी दो लाइनें दी गई है जो कि बहुत अच्छे से समझाई गई है। आपको ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। कॉल आउट 1 है ना, प्रबल वेल्थ अपघट्य लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम माइनस, ये वाली समीकरण सीधी रेखा न्यूनतम तनुता प्रभाव, यानी तनुता पर कितना इफेक्ट है, मोलर चालकता, चालकता की यदि बात करें तो वो तनुता से इफेक्टेड नहीं है। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है चालकता उतनी ज्यादा होती है, आयन जितने ज्यादा होते हैं चालकता उतनी ज्यादा होती है। सो यहाँ पर अगर दुर्बल वेग अपघट्य है तो वहां पर सांद्रता कम होगी, लैम्डा मोलर चालकता तेजी से बढ़ेगी। सांद्रता घटने पर मोलर चालकता बढ़ती है ना, यानी तनुता के साथ बढ़ती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो अत्यंत जो तनु सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मोलर चालकता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? और यहाँ पर स्टेट रेखा प्रबल जो होते हैं उनमें मोलर चालकताओं का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी मोलर चालकता बदलती नहीं है अगर आपके पास में प्रबल वेग अपघट्य है तो। ठीक, आइए जी अब बढ़ती हूं आगे। कोलराउस नियम क्या कहता है बच्चों? अनंत तनुता पर किसी भी विलयन में उपस्थित सॉल्यूशन, यानी किसी अनंत तनुता पर किसी भी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर। तो चलिए भाई, किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। दुर्बल वेग अपघट्यों के लिए कोलराउस एक वरदान साबित हुआ, उसने दुर्बल वेग अपघट्यों की चालकताओं को कंसिडर किया। लैम्डा एम जो है HAC एक आपके पास एसिड है, दुर्बल एसिड है, जिसमें HCl, आपको मोलर चालकता यदि याद करनी है तो HCl यानी कि 2 मोलर चालकताएं जुड़ेगी, एक घटेगा, तो
तो आपको किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सबको आना चाहिए कि कभी भी हम किसी की भी मोलर चालकता ज्ञात करें तो वहां पर सिंपल सा फॉर्मूला है कि दो प्रबल को आप जोड़ दीजिए, एक को आप घटा दीजिए, तो आप दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, ध्यान करिए। और वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक की बात करें तो कप्पा ए डन है। चले आइए अब क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, यही क्वेश्चन जो भी पढ़कर आए हैं। NaCl HCl प्रबल है, ठीक है, तो यहां पर आप दुर्बल अम्ल की कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बताया, अभी मैंने बताया कि आपके पास NaCl है, HCl है और Na है। तो यहां पर आपके पास में बच्चों देखो कि क्या क्या कट सकता है, आपको क्या चाहिए, किसकी आपको ज्ञात करनी है, Ha आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, NaCl है ना, प्लस में और माइनस, प्लस में क्या लिख दो, Na लिख दो, माइनस में HCl लिख दो। नहीं, H तो आपको चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, NaCl हो गया प्लस HCl हो गया माइनस Na हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, Na से Na कट गया, कैसे भाई, क्यों क्यों हो रहा है ये, ध्यान से देखो, HCl माइनस NaCl प्लस Ne, Cl से Cl कट गया, Na से Na कट गया, सही है भाई, मैं क्यों कर रही हूं, सही तो था, डन 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 आ गया भाई, NaCl को माइनस में कर, आंसर बी इज द करेक्ट। आओ भाई बच्चों, एसिटिक अम्ल दिए, चालकता दी है, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। वहीं पर अल्फा वियोजन की मात्रा होती है, यहां पर आप देखेंगे आपके पास लैम्डा एम है, अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा नॉट एम अपॉन लैम्डा एम, इस वैल्यू से निकालेंगे, फिर के ए बराबर क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, हाँ या ना, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अभी बताया था पीछे सभी बच्चों को, एवरीबॉडी जल्दी से बता दो फटाफट, था क्या कहीं, ये रहा, कप्पा बराबर सी अल्फा 1 माइनस अल्फा, डन, लिख दो भाई, डन है, हो जाएगा फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। प्रबल विद्युत तन्यता के साथ में लैम्डा में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, आयनों के मध्य आकर्षण बल का कम होना। आओ बच्चों, विद्युत अपघटन और फैराडे का नियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन और फैराडे के नियम क्या है, विद्युत अपघटन का मतलब होता है आपके पास एक पात्र है और एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और विभव लगा हुआ है, यहां पर जो विभव है विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। ये क्या होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई भी आवेश की गणना कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले विद्युत अपघटनी में फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग धारा के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रथम नियम दिया कि किसी भी पात्र में, कोई भी पात्र है उसमें धारा I प्रवाहित होती है तो t समय के लिए उत्पन्न आवेश जो होता है वो धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, एक पात्र है, इस पात्र के अंदर आपने यदि I धारा प्रवाहित की है ना, I धारा t समय के लिए प्रवाहित की तो निक्षेपित पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं वो उत्पन्न आवेश के समानुपाती होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ये फैराडे का प्रथम नियम था, देखो ये रहा। द्वितीय नियम में क्या था, अलग अलग पात्र होंगे और उनके लिए यदि I धारा प्रवाहित की है t समय के लिए तो यहां पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसी निक्षेपित पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती, W1 E1। तो सबसे पहले हम Q का मान ज्ञात करेंगे, फिर अपने को जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखी जाएगी कि आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब स्टोइकियोमेट्री देखी जाए तो जैसे कि आवेश को आप देखेंगे तो कितने आवेश किसी भी धातु को उदासीन करने के लिए चाहिए,
तो यहाँ पर सिल्वर में 1, वहीं पर एल्यूमिनियम पर 3, तो यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वहीं आप 3 फेराडे भी इसे बोल सकते हैं। स्टेप 4 में आपके पास जो भी मास है उसे W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 1 फेराडे बराबर 1 मोल होता है, ये मैंने बता दिया। फेराडे की वैल्यू 96500 होती है। आओ बच्चों, वैध अपघट्य के उत्पाद का निर्धारण कैसे किया जाएगा? अगर आप देखेंगे कोई भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि एक जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में बच्चों आपको यह देखना है कि जलीय विलयन के अंदर कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर। हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास एक पात्र है, उस पात्र में एनोड है और एक कैथोड है। इस स्थिति में एनोड पर ऑक्सीकरण ही होता है और यहां पर रिडक्शन ही होता है, बट यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर क्लोरीन गैस और यहां पर हाइड्रोजन गैस विक्षेपित होती है। सोडियम और वाटर को लोगे जिसका ई विभव अधिकतम होता है वह अपचयित होता है, हम सब जानते हैं, अभी पढ़कर आए हैं। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें ई नॉट का मान 0.83 और सोडियम का मान -2.71 होता है, तो यहां पर विभव सोडियम का ज्यादा है। ठीक है, चलो वहीं पर क्लोरीन और वाटर की बात करें तो जिसका ई का मान, ई नॉट सेल का मान कम होता है वो ऑक्सीकृत होता है। सही बात है, ई नॉट सेल का मान कम है, वो ऑक्सीकृत है, स्वयं ऑक्सीकृत है, दूसरों का अपचयन करता है। ठीक है, माइनस में तो वैल्यू कम है, प्लस में तो वैल्यू ज्यादा है। चलो बात कम क्लियर हो गई। क्रिटिकल एक्सेप्शंस जो होते हैं, अति विभव, ओवर पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीजन गैस बनने के लिए अति विभव की आवश्यकता होती है। क्लोरीन गैस डिपॉजिट इनसाइड, डन है। क्लोरीन गैस मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर क्लोरीन गैस जो है वो आकर के क्या हो जाती है, H2SO4 में अगर आप तनु H2SO4 की बात करें तो ऑक्सीजन बनता है, परंतु सांद्र विलयन में ध्यान से देखो, अगर आपके पास में यहां H2SO4 है और 2 स्थिति है, तनु और सांद्र। बच्चों अगर तनु है तो ऑक्सीजन बनेगा और सांद्र है तो ओलियम H2O8। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए जी, अब बढ़ती हूं आगे, नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो। गलित कैल्शियम क्लोराइड 20 ग्राम है, कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फेराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? कितने फेराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? कैल्शियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू कितना आ गया? कैल्शियम आ गया। कैल्शियम का भार कितना है? 20 ग्राम दिया है, होता कितना है? 40। कितना आएगा? ओके, हाँ सही है। आओ बच्चों, कैल्शियम की बात किया 20, अगर कैल्शियम की बात करें कैल्शियम का भार जो होता है 40 होता है, तो 40 में कितने मोल हो रहे हैं? 2 मोल हो रहे हैं, लेकिन ये अपने को 20 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो कितने मोल होंगे? 1 ही मोल होगा, 1 फेराडे हो गया। 1 मोल MnO4 माइनस Mn+2 में अपचयित के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है? बच्चों ध्यान देखो, Mn+4 में मैग्नीज +7 है और ये +2 है, कितना चेंज आ रहा है? 5 का, कितने फेराडे हो गए? 5 फेराडे। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में वैद्युत अपघट्य कराने पर एनोड और कैथोड पर क्रमशः क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? अभी बताया था कि अगर हम CuSO4 की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट में आपके पास में कॉपर और सल्फेट की बात करें तो कॉपर प्लस में है और सल्फेट क्या है बच्चों? माइनस में है। तो कॉपर प्लस में है तो वो कहां जाएंगे, और माइनस में तो एनोड और कैथोड, तो ये कैथोड पर, एनोड, इससे ज्यादा क्या है? पावरफुल ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन उस तरफ चला जाएगा, तो O2 और क्लियर है? यस मैम। H2SO4 में वैद्युत अपघट्य होता है तो देखो ध्यान से देखो, सांद्र क्या बनेगा?
आज ही बताई हूं अभी। चले? यस मैम, ओके डन। आओ बच्चों अगला देखो, अगला क्या कहता है, अब आ जाती है बैटरियां। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बैटरियां क्या काम कर रही है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि अगर बैटरी की बात करें तो प्राथमिक बैटरियां जो होती है वो शुष्क सेल, मर्क्यूरिक सेल और लेड सेल और निकल कैडमियम। ध्यान से देखो, प्राथमिक बैटरियां वो होती है जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक बैटरियां होती है। तो एनोड, कैथोड, वेट अपघटन, ठीक है। शुष्क सेल में एनोड पर जिंक है, यहां देख सकते हैं आप, प्रॉपर बना हुआ है। ये आपके पास एक ऐसा सेल है, प्राथमिक सेल है, जिसके अंदर ZnCl2 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है और NH4Cl का सॉल्यूशन भरा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ एनोड की बात करें मर्क्यूरिक सेल में, तो यहाँ पर Zn और HgO कार्बन। वैध अपघट्य की बात करें KOH और जिंक। फीचर जीवन काल में वोल्टता स्थिर रहती है। वहीं पर हम बात करें लेड संचयक सेल, तो एनोड, कैथोड, वैध अपघटन की बात करें, रिचार्ज में आवेशन पर आधारित अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। ध्यान दो बच्चों, ये उत्क्रमणीय है, इसलिए यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये पुनः रिचार्ज हो सकती है। PbSO4 से Pb और PbO2 से PbSO4 पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और यहां से प्रश्न आता है 38% H2SO4 अपने को यहां पर यूज होता है। निकल कैडमियम में लंबा जीवन काल होता है परंतु एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका यूज थोड़ा हम कम करते हैं। चलो अब आता है ईंधन सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। ये रासायनिक सेल है, ठीक है। इसमें भी रिएक्शंस को पुनः वापस चेंज कर सकते हैं। ईंधन सेल को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसकी दक्षता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे हम देखो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया जाता है। और ईंधन सेल के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। संक्षारण की बात करें तो वैद्युत जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनमें आप यहां देख पाएंगे कि लोहा है, आयरन है। तो आयरन में क्या होता है बेटा, पानी गिरता है ना तो वो जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से क्या होता है, यहां पर जंग लगने की वजह से वो खराब हो जाता है। तो यहाँ एनोड की क्रिया होती है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, इस वजह से यहाँ रिएक्शन दिखाई गई है। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और वहां पर वो खराब हो जाता है। जल और वायु दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। रस्ट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 3rd, याद रखिए Fe2O3। अब चलो इसका असाइनमेंट जो है वो क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लेड संचयक बैटरी को आवेशित करते समय क्या PbSO4 को Pb में बदला जाता है, अभी पढ़कर आए हो। शुष्क सेल में कौन सा वैध अपघट्य होता है, अभी तो पढ़ाया। ईंधन सेल के लिए कौन सा कथन सत्य कि प्रदूषण मुक्त होता है, इसीलिए 78% इसकी दक्षता है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, यस, चलो डन। बात सर, अब मेरा उल्टा हाथ चलता है यार, है ना, थोड़ा देख लेना। यहां पर मास्टर सिंथेसिस गैल्वेनिक वर्सेस वैध अपघटनी सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल, वैध अपघटनी सेल में एनर्जी फ्लो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, सही बात है, और वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। स्वतः होता है, ये स्वतः नहीं होते। इनमें एनोड पर माइनस चार्ज होता है, इनमें एनोड पर प्लस चार्ज होता है। इसमें कैथोड पर अपचयन होता है, इसमें भी कैथोड पर अपचयन ही होता है, दोनों में सेम है, बस कैथोड पर अपचयन है लेकिन ऋणावेश है, यहाँ पर धनावेश है। बैटरियां क्लियर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल ई नोट जो सेल है मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि स्वतः प्रक्रम के लिए। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, ई नॉट स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ओवर पोटेंशियल जो होता है उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ऑलवेज क्लोरीन गैस पिक करता है, और नॉट O2 ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, अति विभव के कारण। ओके डन। फाइनली ये तो समझ में आ गया सब बच्चों को।
तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर आप मुझसे लाइव भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। डन। और यहाँ पर आप बच्चे जो हैं, यहाँ पे भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर्सनली सेंड कर दूंगी। यहाँ पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आज का लेसन आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर हो गई। मैंने पूरा अच्छे से क्वेश्चंस के साथ आपको करवा दिया है। ये वन शॉट आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के क्वेश्चंस को हल करने में, चैप्टर्स को समझने में। तो इसको शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए है। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं सही, कुछ और आएंगे बच्चे वो पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ जो पढ़ रहे हो वही पढ़ें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, है ना। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।